अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक सीनियर ओसन से। सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और कॉल साइन ब्लैकबर्ड के नाम से ये काम करते रहे हैं। जो लोग बहुत अरसे से डिफेंस को फॉलो करते रहे हैं वो इनको जानते हैं, और उन्होंने इनका काम भी एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऑब्जर्व किया होगा। तो आज हम इन्हीं से ही बात करेंगे, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर। और रिसेंटली जो इंडिया में एक नई रॉकेट फोर्स बनाई जा रही है, और उस रॉकेट फोर्स को पाकिस्तान किस तरह टैकल कर सकता है, इन मुख्तलिफ चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैकबर्ड, आपने टाइम दिया। Thank you so much for my introduction, and it's pleasure to be here. मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली एक रॉकेट फोर्स अपनी डेवलप की है, जिसमें हम शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के रॉकेट्स डेवलप करेंगे और मैस प्रोडक्शन के लिए उनका बेसिकली एक एम होगा। तो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स में वो कितनी ज़्यादा अहम होगी? एक कॉन्फ्लिक्ट में जहां पाकिस्तान एयरफोर्स हमें फ्रंट लाइन पर नज़र आती है, वहीं रॉकेट फोर्स का क्या रोल होगा, और ये इंडिया के लिए हमारी कितनी बड़ी सॉर्ट ऑफ डेटरेंस हो सकती है इंडिया के खिलाफ? It's a very good question, and इसका कोई एक जवाब नहीं है. You have to look into the whole concept कि रॉकेट फोर्स है क्या. टिपिकली अगर पाकिस्तान इंडिया के केस को स्टडी किया जाए, पाकिस्तान इज नेवर द एग्रेसर. We need to keep this in mind. India has been aggressor. You can study the history. We have the long history of Indians being the aggressors. We have always been defensive. सबसे अच्छी एग्जांपल्स जो कि हमारी यूथ को और जो देखने वाले लोग हैं उनको समझ आएगी 2019 का वाक़या, और ये जो अभी 6-7 मई की रात को हुआ है. अब बेसिकली रॉकेट फोर्स का मकसद ये होता है कि आप डिफाइन कर लेते हो कि मेरे पास जो मिसाइल हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं और वो नॉन कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आते हैं, ऑल्दो दे कैरी बोथ थिंग्स. अब जो इंडिया ने इस दफ़ा हरकत की है आफ्टर द ऑल द एक्शन दैट वी डिड अगेंस्ट देम, और जब उनको मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने रिजॉर्ट किया मिसाइल स्ट्राइक्स के ऊपर यूजिंग ब्रावोस एंड स्कार्प टू आवर एयर बेसेस इन डिफरेंट एरियाज. बहुत सारे सॉफ्ट किल हुए, हार्ड किल हुए और कुछ इम्पैक्ट हुए. अब जो वो मिसाइल आ रहे होते हैं, नो वन नोज दे आर न्यूक्लियर टाइप और दे आर कन्वेंशनली टाइप. देयर इज नो टेक्नोलॉजी दैट यू कैन डिफरेंशिएट, क्योंकि मिसाइल की तो शेप एक ही है. उसकी जो आउटर सरफेस है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो एक ही मटेरियल का है, चाहे इट्स गेटिंग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन. या शायद आप रेडियो बेस के थ्रू पता भी करें, बट सिंस इट्स सिंगल मटेरियल में तो आप नहीं कर सकते, उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. रॉकेट फोर्स बताने का मकसद ये होता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो कि इन केस ऑफ वॉर, अगर मैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच नहीं करता, मैं फिर भी अपने लॉन्ग रेंज वेपन को यूज कर सकता हूँ, लॉन्ग स्टिक्स को यूज कर सकता हूँ. अगर पाकिस्तान के केस पे देखा जाए, इट्स अ वेरी गुड मूव कि हमने रॉकेट फोर्स की तरफ रिजॉर्ट किया है, क्योंकि व्हेनेवर योर जेट्स गो अप, ठीक है, और दे आर स्ट्राइकिंग द स्ट्रेटेजिक टारगेट, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी शॉट डाउन, राइट? वी कैन नॉट ignore the fact that when you are going against someone, they are coming against you. Indians does possess very good capabilities. They have very good aircraft. ब्लैकबर्ड, अगर काइंडली आप इसमें उर्दू को ज़रा प्रेफर करें, बिकॉज हमारी जो ज़्यादा ऑडियंस है वो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से है, तो वो उर्दू और हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं काइंडली। चलिए ठीक है, मैं उर्दू और हिंदी की तरफ ही रहता हूँ. अब पाकिस्तान और इंडिया के केस को देखा जाए तो अब हमने जो मिसाइल फोर्स बनाई है उसका बेसिक पर्पस ये होगा कि हम अपनी एयरफोर्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. अगर जब हमारे जहाज़ हवा में जाते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारा जहाज़ शूट डाउन हो जाए, प्रॉब्ली कोई मेल फंक्शन हो जाए, क्रैश कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जितने भी एयरक्राफ्ट यूज़ करती है वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं. हम बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस का हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट फोर्स का काम ये होगा कि जहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारी एयरफोर्स को रिस्क हो सकता है, हम वहाँ पे अपनी एयरफोर्स को नहीं भेजेंगे. हम अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स के थ्रू यूज़ कर लेंगे अपना जो हमने मैसेज कन्वे करना होगा, या हमने उनको कोई टारगेट हिट करना होगा, तो हम मिसाइल्स को यूज़ करेंगे. बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं कि अक्सर लोग बोलेंगे कि आपकी रॉकेट की एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स आती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं. जी बिल्कुल आते हैं, आई एग्री विद दैट. उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके अंदर जिस तरह अक्सर मिसाइल का 5 स्क्वायर मीटर का होता है, उसकी एक्यूरेसी होती है 2 स्क्वायर मीटर की होती है, डिफरेंट होती है. आप करेंगे क्या? आप अपनी मिसाइल फोर्स को यूज़ करेंगे अगेंस्ट द सरफेस टू एयर बैटरीज,
जिस तरह कि हमने S-400 को हिट किया, इस तरह आप डिफरेंट बैटरीज को हिट करके अपनी आप पेनिट्रेट करेंगे। आपके एयरक्राफ्ट लेजर गाइडेड वेपन्स के थ्रू पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं किसी अगर टारगेट को हिट करना चाह रहे हैं। लेजर गाइडेड बॉम्बिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट बॉम्बिंग इन द वर्ल्ड, वो सबसे एक्यूरेट होती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग पाकिस्तान एयरफोर्स, तो ताकि उनको उनके जो रोल्स हैं वो आसान हो सके और उनको रिस्क ना लेना पड़े इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। एंड इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप तरफ थ्रो करेंगे कि इंडिया की जो इस वक्त डॉक्ट्राइन है वो बेसिकली अब वो मिसाइल्स की तरफ जा रही हैं, और रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि हम एक प्रॉपर मिसाइल फोर्स या रॉकेट फोर्स लॉन्च करेंगे जैसे पाकिस्तान और चाइना की है। अब इंडिया के जो अगर आप यूट्यूबर्स देखें या उनके सिक्योरिटी एनालिस्ट देखें, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को उड़ने के लिए वो रनवेज ही नहीं छोड़ेंगे, सड़क पे वो इतने मिसाइल्स के थ्रू बम्बार्टमेंट करेगी कि रनवेज क्रेटर कर दिया जाएगी और एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम एक सिनेरियो हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन एयर बेसिस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके रनवेज क्रेटर हो जाते हैं, और चूंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है नेचुरली, तो हमारी जितनी भी फ्रंट लाइन एयर बेसिस है वो इंडिया के निशाने पर होंगी। तो वैसी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इंडिया के इस पर्टिकुलर एग्रेशन को? देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप उसमें सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके मुल्क में कितनी एयरस्ट्रिप्स मौजूद हैं, कितनी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जहाज़ लैंड कर सकते हो, टेक ऑफ कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मोटरवे का नेटवर्क मौजूद है, हम वहाँ पे अपने त्यारे लैंड करा सकते हैं, टेक ऑफ करते ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जो कि पब्लिक में नहीं डिस्क्लोज की हुई, ठीक है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन केस अगर इंडिया अटैक करता है और रनवे को क्रैटर कर देता है, तो इंडिया ये भूल गया कि उसके रनवे भी क्रैटर हो सकते हैं। देखें, जब जंग होती है तो उसमें ये नहीं होता कि एक ही जो सर आपने अपने माइंड में एक चीज़ सोची हुई है बिल्कुल वैसे हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाती है। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया अगर ऐसी चीज़ प्लान करेगा हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे तैयारी लाजमी नहीं है कि जब भी टेंशन डेवलप होगी इंडिया के साथ हमें पता चल जाता है। आप रिसेंट हिस्ट्री में देख रहे हैं, जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन की है तो इंडिया पे एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट किया, उसके ऊपर जाके उन्होंने पाकिस्तान पे एक्यूज़ किया और फिर पाकिस्तान पे अटैक किया, सो कॉल्ड अटैक। तो जब हमारे पास इंटेलिजेंस होगी, हम लोग सारी इन्वायरमेंट को देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, अपनी एयरफोर्स को डिस्पर्स कर देंगे। और अगर वो एयर बेसिस पे अटैक भी आता है तो RRR होती है, रैपिड रिपेयर रिस्पॉन्स। आप रनवेज क्विकली रिपेयर कर लेंगे। उसके अलावा आप जिस तरह इंडियंस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने गुलारी में एक हैंगर हिट कर दिया, PF बेस शहबाज जैफराबाद में हिट कर दिया। दोज वर सॉफ्ट हैंगर्स, ठीक है। सॉफ्ट हैंगर का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली आप त्यारे को मेंटेनेंस के लिए उस पर खड़ा कर देंगे या सेरेमनीज के लिए यूज होते हैं वो हैंगर, उनमें जहाज खड़े नहीं होते। आपके जहाज जितने भी हैं हार्डन शेल्टर्स के अंदर खड़े खड़े होते हैं, उसको पेन बोलते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, हमारे जर्नलिस्ट ने काफ़ी सारी बेसिस को कवर किया। हमारे जहाज सब के सब पेन के अंदर खड़े होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मिसाइल मारेंगे और हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से भी रिस्पॉन्स आएगा। और उसके बाद आपके प्लान होते हैं, हमारा मोटरवे मौजूद है, हम मोटरवे पे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं, हम वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहने की हद तक फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि पाकिस्तान को उड़ने नहीं देंगे। S-400 इन्होंने लिया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उड़ने नहीं देंगे। S-400 इनका तबाह कर दिया, उसका रडार तबाह कर दिया। तो मैसेज इज क्लियर कि आप जो मर्जी सोच लें, कंटिजेंसी प्लान होते हैं उसके और हर कंट्री के पास होते हैं। बिल्कुल, पर ये बहुत कम्प्रिहेंसिव चीज़ थी जो आपने एक्सप्लेन की, और इसकी ज़रूरत भी इस वजह से थी बिकॉज इंडियन साइड पर ये चीज़ बारहा कही जा रही थी और अनफॉर्चुनेटली हमारी साइड पर इस पर कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। सो हमने कोशिश की कि अब आपको उस चीज़ पर ऑन बोर्ड लें और इस चीज़ पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दें। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे इंडिया की रॉकेट फोर्स को लेकर है बेसिकली। अब इंडिया ने शुरू में तो ये कहा था कि वो मेड इन इंडिया तमाम चीज़ें बनाएंगे। अब रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इजरायली पल्स रॉकेट्स को खरीद रहे हैं और उन्हीं पल्स रॉकेट्स को इंडिया में असेंबल करके उन्हें लॉन्च किया जाएगा सो कॉल्ड मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या जो भी है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान फतह सीरीज़ के रॉकेट्स को खुद बना रहा है, जहां फतह 4 तक हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसमें आपके पास इवन हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स तक भी हैं। और फतह 5 हो सकता है एक HGB बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आप पल्स
रॉकेट सिस्टम्स की इंडियन आर्मी में डिप्लॉयमेंट को किस तरह देखती हैं, सॉर्ट ऑफ कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा मैस प्रोड्यूस किया जाता है तो ब्राह्मोस की तरह उनके पास एक मैस प्रोड्यूस बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स मौजूद होंगे जो लॉन्गर रेंज के होंगे, जो कि अभी इंडियन आर्मी के पास कैपेबिलिटी नहीं है। देखें, इसके ऊपर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप जितना मर्जी वेपन ले लें, ठीक है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने इकोसिस्टम का पार्ट बनाना होता है। ले लें, जितना दिल करता है ले लें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो या आप बाहर से खरीद रहे हो, रिगार्डलेस। अब पाकिस्तान बेशक चाइना से लेता है, यूएस से लेता है, टर्की से ले रहा है या अपने बना रहे हैं, रिगार्डलेस आपके वो इकोसिस्टम में कैसा बैठता है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं कि आप अपने लास्ट मोमेंट पे रिजॉर्ट करते हो कि यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव अ मैसेज, मैं पेनिट्रेट कर, क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज होंगी? ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया अगर वो चीज़ ले भी लेता है, आप याद रखिएगा ये जितने भी फतेह सीरीज के रॉकेट्स हैं, जो जो इसराइली अपना जो ले रहे हैं सिस्टम, दैट इज कंसिडर्ड एज आर्टिलरी रॉकेट। इट्स नॉट कि आप प्रॉपर इसमें कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ कहेंगे, इट्स आर्टिलरी रॉकेट। फतेह सीरीज की भी आर्टिलरी रॉकेट्स है और वो बैटल फील्ड लेवल के वेपन्स हैं, कोई स्ट्रेटेजिक लेवल के वेपन्स नहीं है। ठीक है, दुनिया मूव कर रही है और मिसाइलों की तरफ जा रही है, इंडिया ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है इस रीजन के अंदर। वी वर नॉट द एग्रेसर्स, नहीं ठीक है, हमें भी नुकसान होगा, उसका ऑब्वियसली बात, जब वो फायर करेंगे और हम भी उनके ऊपर फायर करेंगे, वी हैव लॉट ऑफ वेपनरी। और ये बात पाकिस्तानियों को याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी जंग ऐसी नहीं होती जिसमें आपका अपना नुकसान ना हो। आपका अपना नुकसान होता है, वो एक जंग की कीमत होती है, वो देनी पड़ती है। ठीक है, वेपन सिस्टम अच्छा है, वो ले रहे हैं, बट उसका ये देखना होगा कि वो सिस्टम में इंटीग्रेट कैसे होता है, और अगर वो यूज़ करते तो हम भी यूज़ करेंगे। वैसी कोई बात नहीं, इंडिया ने राफेल लिया तो क्या उसे सजा के रखना थोड़ी था, उन्होंने यूज़ ही करा था। हमने J-10C लिया, हमने उसको यूज़ किया, तो कर रहे थे, नथिंग टू वरी अबाउट। वेपन्स आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अपने काम पे फोकस करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें और अपनी इंटीग्रेशन में फोकस रखें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और ये वो क्वेश्चन था जिसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत थी, जिसको आपने बहुत बेहतर तरीके से सम अप किया। मेरा इस पर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि कम्प्रीहेंसिव भी है, वो इस वजह से कि उस पर हमारी पॉलिसी डिपेंडेंट है। अभी तक हमारी जो पॉलिसी रही है वो ये है कि इंडिया कुछ करेगा, हम फिर रिएक्शन देंगे। लेकिन अब जिस तरह लॉन्ग रेंज वेपन्स की बात आ रही है, लॉन्ग रेंज बीबीआर इंगेजमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन बहुत ही रिएक्शन बेस्ड के पहले इंडिया ने हमें मिसाइल मारे 6 मई की रात को, फिर हमने रिस्पॉन्ड करते हुए इनकी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। अब फ्यूचर में हम जिस तरह देख रहे हैं कि इससे पहले कि इंडिया पर मिसाइल्स लॉन्च करे, हम ही उनके एयरक्राफ्ट को पहले शूट डाउन करें, सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, जो कि इवन रशिया ने किया हुआ है, इजराइल ने किया हुआ है, कि इससे पहले कि एनिमी आप पर अटैक करे, आप ही उस पर अटैक करके उस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दें। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स प्लस नेवी इस तरफ देख रही हो कि हम जो है ना वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे? और इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन होगा जो कि पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स की कोऑपरेशन को लेकर है, लेकिन आप इसका काइंडली सबसे पहले जवाब दे दें प्लीज। अच्छा, देखें, अगर आप बैकग्राउंड देखें ना इस क्वेश्चन का, आप पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो को स्टडी करें बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेड बटन विच इज़ द न्यूक्लियर इन द रीजन। तो उससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करती रही है, ठीक है। आप हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स के बयानात, उनके इंटरव्यूज़ आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद इज़ वन ऑफ द फेमस, जिन्होंने पठानकोट पे अटैक किया, उसकी बड़ी हिस्ट्री है, एंड ही स्टिल अलाइव, तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। देखें, जब से हम न्यूक्लियर ताकतें बने हैं दोनों मुल्क, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो एग्रेसर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है या उसके पास वो स्टिक होती है जिससे वो कंट्रोल करता है कि उसने उसका इनिशिएटिव क्या है, वो इनिशिएटिव लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, वो एस्केलेशन लेडर को कितना क्लाइम करना चाहता है। अब जब 2025 में मई में जब इनके जहाज़ आए थे इंडिया के, हम इनको शूट डाउन कर सकते थे पहले, बिफोर दे रिलीज देयर वेपन्स, लेकिन बात वही आती है कि वी आर अ पीस लविंग नेशन, हमें जंग नहीं चाहिए, हम ग्रो कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए 1.5-2 अरब का रीजन है पाकिस्तान इंडिया का, इसमें बांग्लादेश भी आप डाल लें, छोटे ममालिक को डालें, 1.5-2 अरब की करीब आबादी बनती है। हम इसको जंग में नहीं धकेलना चाहते। अगर जंग में चले भी जाते हैं तो हमारे पास अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन की, अगर वो यूज हो जाए, ठीक है, तो हमें बहुत देखना पड़ता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है,
हम जहाँ दिल चाहे, जब दिल चाहे, जिस टाइम दिल चाहे हम इंडिया पे स्ट्राइक कर सकते हैं। एस्केलेशन लेटर को हम एस्केलेट कर सकते हैं, हम उस पर क्लाइम कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इंडिया की आप देखें, जब से हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पूरी दुनिया में इंडिया को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, उसका सर नीचे हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि आप एग्रेसर बने हो तो आपने अचीव क्या किया उससे? आपने औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, सिविलियंस को शहीद किया। इंसानियत के नाते बच्चों और औरतों पे हाथ उठाने वाला या उनके जुल्म करने वाला, वो तो वैसे ही जंग हारता है। कुदरत का एक निज़ाम है, अगर आप उसको स्टडी करें स्पिरिचुअल लेवल पे, जिसने मजलूम के साथ जुल्म किया तो उसके साथ फिर वैसा होता है। और उन्होंने उन्होंने मुंह की खाई है और इसलिए वो बड़ी बेइज्जती का सामना कर रहे हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा मौका छोड़ता नहीं है जहाँ पे वो मोदी को ज़रा मतलब उसकी नाक रगड़े ज़रा सही तरीके से, अगर अल्फाज में बोले तो। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, बट हम पीस लविंग कौम है, हम पीस लविंग नेशन है। अगर हमारे रिजॉल्व को टेस्ट किया जाएगा तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, बट हम इसमें ये देखेंगे कि हमने जंग नहीं शुरू करनी। हम इंडिया को इनिशिएटिव लेने दें ये पहले, उसकी हमारे पास कंटिजेंसी प्लान है, वो डिफेंड कर सकते हैं, वो दैट्स अ सेपरेट टॉप। लेकिन तो फॉर द ऑडियंस हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है। हम जब दिल चाहे, जिस टाइम दिल चाहे, हम इंडिया पे स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, बाय द वे लास्ट क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्वेश्चन कहा था इससे पिछले वाले को, लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन कि ये अक्सर औकात क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तानी साइड पर भी, इवन इंडियन साइड पर तो इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड वे में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान नेवी तादाद में बहुत छोटी है और इंडियन नेवी को एज है इवन सरफेस फ्लीट में और सब सरफेस फ्लीट के उस नंबर के एतबार के लिहाज से। तो अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया अपनी नेवी को मोबिलाइज करता है, जो कि लग रहा है कि अगर वो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अपनी नेवी को पूरी कोशिश करेंगे कि पुश करें, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान नेवी किस तरह रिस्पॉन्स कर सकती है? आइदर क्या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स भी उसमें आएगी? बिकॉज रिसेंटली जिस तरह चाइना ने ताइवान में अपने PCL 161 और दूसरे लॉन्ग रेंज MLRs भी यूज़ किए नेवल टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए, प्लस हमारी एयरफोर्स की इस वक्त जो कैपेबिलिटीज़ है, तो नेवी किस तरह इन मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर कर सकती है? इवन दो कि नेवी का जो एनुअल बजट है वो 1 बिलियन से भी कम है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसका जो रोल है उसके लिहाज से एडिक्वेट नहीं है। तो वहाँ आप क्या समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की एक की स्ट्रेंथ है, या पाकिस्तान नेवी को डेफिनेटली ज़्यादा बजट की ज़रूरत है ताकि उनकी अपनी सेपरेट कैपेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी हो कि वो डेटरेंट फोर्स है इंडिया के खिलाफ? देखें, आप अगर एयरफोर्स और नेवी को स्टडी करें ना, आजकल के दौर में जो मॉडर्न नेवी बन चुकी है जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये दोनों आर्म जो है ना बड़ा क्लोजली परफॉर्म कर रही होती है। अगर आप यूएस को स्टडी करें, यूएस जब भी अपनी नेवल माइट दिखाता है तो वो अपनी नेवल शिप्स की बेस पे नहीं दिखाता, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैरी करता है, और बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो। लाइक आप उस पर कैटापुल्ट सिस्टम है, आपके जो एयरक्राफ्ट है वो उसको कैरियर पुश देता है और दे कैन कैरी फुल पेलोड अपने पूरे वेपन पैकेज के साथ वो टेक ऑफ करते हैं। और उनके साथ फिर ऑब्वियसली बात है, आपको काफ़ी सारे शिप्स चाहिए जिनके डिफरेंट रोल होते हैं उस पूरे फ्लीट के अंदर। हमारी नेवी जो है वो एक डिफेंसिव नेवी है। ये हम, जैसे मैंने पहले कहा, हम एग्रेसर्स नहीं है। वी आर पीस लविंग नेशन। वी हेट टेररिस्ट, वी हेट एग्रेसर्स, वी हेट पीपल जो वी हेट, हम मतलब उन लोगों से नफरत करते हैं जो अमन के खिलाफ हैं। टू समराइज इट, इंडिया अगर अपनी नेवी यूज करता है इस टाइम, अगर आप इंडियन नेवी की एक्चुअल कैपेबिलिटीज देखें जो कि एक नेटवर्क के अंदर आती हैं, वो कहीं से अलाइन होती हुई नजर नहीं आती। उन्होंने मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए P8 पोसाइडन रखा हुआ है। शिप्स उनके पास रशियन ओरिजिन की हैं, ठीक है। सबमरीन्स रशियन ओरिजिन की ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर फ्लीट की बात करूँ, बीकर दूसरी ओरिजिन की भी होती हैं। क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म सारे के सारे? आई डोंट थिंक सो। एक कोऑर्डिनेट या आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, विच इज़ मल्टी डोमेन ऑपरेशन। मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि आपके सेंसर फ्यूजन इतनी अच्छी हुई होती है कि आपके हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। पाकिस्तान नेवी जो है बेसिक, उसको बजट देना चाहिए दादा। आई बिलीव उसको अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, उसको अंडर द वाटर कैपेबिलिटीज एंड ऑन द सरफेस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। इंडिया जो बहुत चौड़ा होता है ना, वो चौड़ा होता है INS विक्रांत की वजह से।
अगर आप INS विक्रांत को देखें, उसकी कैपेबिलिटीज मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर वाली कैपेबिलिटीज है, इट्स मोर ऑफ अ लायबिलिटी। इस टाइम उसके ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट स्टेशन है? MiG-29 के क्या कैपेबिलिटीज है? नथिंग। आई थिंक JF-17 ब्लॉक 1 जो हमारा था, जो खत्म हो गया, वो भी MiG-29 के से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा अगर उसके साथ पिच किया जाए। अगर इंडिया आपका कैरियर फ्लीट डिप्लॉय करता है, वो किसको बचाएगा? एयरक्राफ्ट कैरियर तो लाइबिलिटी है, उसके पास अपना कोई डिफेंस का सिस्टम नहीं है, उसको बहुत बड़ा फ्लीट डिप्लॉय करना पड़ेगा। जिस दिन इंडिया ने अपनी नेवी डिप्लॉय की, आई एम टेलिंग यू, दिस इज लाइक लाइन ऑन अ रॉक, यार पत्थर पे लिखा हुआ है कि INS विक्रांत को हम टारगेट करके हिट करेंगे, दिस इज आवर गोल। और जैसे उनका INS विक्रांत हिट हो गया, इनकी नेवी ने जो सोचा हुआ था, ये लोग सोचते हैं कि हमारी नेवी बहुत पावरफुल है, इनकी नेवी कोई पावरफुल नहीं है। हमें आज है सेंसर फ्यूजन में हमारा फ्लीट इनके फ्लीट से ज़्यादा मॉडर्न है, हमारे पास लॉन्ग स्टिक्स इनसे ज़्यादा अच्छी हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है कि अपना नेवल फ्लीट को बहुत बड़ा कर लें। हमें डिफेंसिव नेवी है, हमने अपनी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना है, हमने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया जिस टाइम हमारे वाटर्स में एंटर होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द नेवी लाइफ टाइम, जैसे कि डेटा लिंक कैपेबिलिटीज़ है वो आपस में शेयर हो रही होंगी, एंड PS इज गोना स्ट्राइक देम वेयर दे वोंट इवन इमेजिन। और उनके जो जितने ये बने हुए हैं, वो राफेल भी ले रहे हैं, राफेल M वेरिएंट, वो भी, उसका भी प्रॉब्लम यही आएगा कि वो अपने फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें कैटापोल्ट सिस्टम नहीं है। तो दे हैव अ स्की जंप प्लेटफॉर्म जिससे ये टेक ऑफ करते हैं, तो जहाज़ को वो उतनी एक्सेलरेशन नहीं मिल पाती। तो इंडिया की जो नेवी है, ऑन पेपर नंबर वाइज ठीक है, नंबर वाइज वो बड़े हैं, लगता है स्ट्रॉन्ग है, बट जब सेंसर फ्यूजन और पूरा एक नेटवर्क परफॉर्म होता है, नेटवर्क बनता है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सर्वाइव कर पाएंगे। बट देन अगेन, आप न्यूमेरिकल एज को इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, ये था वो बेसिक एनालिसिस, जो बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस, जो कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पर हमने कंडक्ट किया जो अभी तक बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, या हम कहे कि कम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लोर नहीं किए गए थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो आई होप कि जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को लेकर, और जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको लेकर, वो क्लियर हुए होंगी। और हम थैंकफुल है ब्लैक बर्ड के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस पूरे मामले पर हमारी रहनुमाई की। आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।